मॉर्निंग दोस्तों, मैं अंकित शर्मा वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और कल हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करा था आपके सामने, जिसका नाम था प्रीपोजिशन। बेटा है ना, प्रीपोजिशन कल मैंने आपको अच्छे से डील कर दिया था, प्रीपोजिशन के बारे में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि आपका जो SADO और RAEO, मैंने आपको कल दो क्वेश्चंस करवाए थे कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो पैटर्न होगा वो दो तरीके से होगा अभी आपके SADO में, है ना बेटा। वैसे इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के भी बनते हैं, मगर क्या होता है कि उसको आपके एग्जाम में 15 से वो 17, 18, 20 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देगा, ज्यादा लेवल नहीं देगा, वो आपको वो लेवल दे देगा जिससे कि हाँ आपकी रीडिंग स्किल्स को समझ में आ जाएगी। हाँ बेटा, इसको मालूम है कि इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, ठीक है बेटा। तो इसमें जो आएगा आपके एग्जाम में वो मैंने आपको कल बताया था कि आपको कैसे करना है। पहला मैंने बताया था कि आपको जनरल मालूम होना चाहिए कि हाँ इसके साथ लगता है ये इन, इसके साथ लगता है एड, वो आपने कर लिया। दूसरा मैंने बताया था कि आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और एक फ्रेजल वर्ब आएगी आपके सामने, उस फ्रेजल वर्ब का मतलब लगाना पड़ेगा, मालूम होना पड़ेगा आपको, और उसका मतलब जानते हुए आपको उस पर फ्रेजल वर्ब पुट करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो मैंने कल आपको बताया भी था 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। बेटा ये मैंने IMP भी करा था बेटा। अब जो आगे के एग्जाम्स हो रहे हैं वो इसी पैटर्न में आ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब ही पूछता है वो, ठीक है ना बेटा। तो बेटा मैंने फ्रेजल वर्ब आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा इन लोगों को पढ़ाने के बाद, सिंपल और कंपाउंड को पढ़ाने के बाद, ठीक है बेटा। फ्रेजल वर्ब में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप याद कर सके। देखिए बेटा, इसका कोई ऑप्शन नहीं, कोई ट्रिक नहीं है इसकी। ट्रिक क्या होती है, जब हमको चीजें समझ में आने लगती तो हम उसकी ट्रिक बना लेते हैं बेटा, है ना। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको और बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हो, मगर फाइनली आपको इसको याद ही करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा बेटा, है ना, ठीक है बेटा। तो इसको मैं याद करने का तरीका बता सकता हूं, हो सकता है मेरे से अच्छा तरीका आपके पास हो तो आप अपने तरीकों को रखना, और लगता है कि आपसे अच्छा तरीका मेरा है तो आप मेरे तरीकों को ले लेना बेटा, है ना, ठीक है। चलो आज मैंने बताया था कि इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी पहली प्रीपोजिशन देखते हैं। ये मैंने बताया था कुछ डायग्राम से मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशन बताई थी कि कैसी प्रीपोजिशन को कैसे यूज करना है, इनका एक सेंस तो आपके माइंड में बैठा होगा बेटा। इस डायग्राम को देखते हुए आपको मालूम है कोई भी सरफेस से कोई वस्तु टच होगी और ऊपर का सेंस होगा तो हम ऑन लगा देंगे, और वही वस्तु उस सरफेस को टच नहीं करेगी और उसके ऊपर रहेगी तो क्या रहेगा, ओवर रहेगा। और वही वस्तु इसके सरफेस के नीचे की ओर होगी, नीचे ऊपर नीचे होगी, सरफेस को टच नहीं करेगी तो अंडर होगा। इनका क्या होता है बेटा, देखो वस्तु कहां आ गई, बॉक्स के अंदर आ गई, मतलब वो अंदर आ गई, मतलब एनक्लोज्ड कंडीशन आ गई। एनक्लोज्ड कंडीशन को बताने के लिए हम इन बताते हैं। कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे जंप कर रहा है, अपन नदी में छलांग मारते हैं ऊपर से ऐसे करते, तो बेटा उसके लिए हम इंटू होते हैं, जहां मोशन, ये मोशन बताता है, मोशन, देखो मोशन हो रहा है ना ये, ठीक है। अपॉन, जब भी मैंने बोला है कभी भी कोई जानवर किसी जानवर पर झपटा मारता है तो अब हम अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा, अपॉन, क्लियर। सेम सरफेस में यहां जंप होता है ऐसे ये जंप करा मैंने, और इनटू में क्या होगा, यहां ऑब्जेक्ट है ये ऐसे होता है। तो बेटा दोनों में देखो बेटा अंतर है ना, यहां ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है, यहां पे सेम हो रहा है सामने, ठीक है। फिर मैंने बोला इसका मतलब भी ऊपर होता है, इसका मतलब भी नीचे होता है, मगर ये ओवर और अंडर से कैसे डिफरेंट है। तो बेटा ओवर अंडर का मतलब भी ऊपर नीचे होता है, मगर वो लेवल की बात नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, लेवल की बात करते हैं। काय की बात करते हैं, लेवल की बात करते हैं। आगे बात समझ बेटा, ठीक है। तो अबो का मतलब ऊपर, जब हम लेवल की बात करेंगे तो जहां जहां भी आपको लगता है कि लेवल, जैसे कि मैंने बोला जो आपके हिमालय की ऊंचाई है, वो हिमालय की ऊंचाई क्या है आपको मालूम है, अब बढ़ चुकी बेटा 8.86 हो चुकी है, 0.86 बढ़ चुकी है हिमालय की हिमालय। अगर आपको याद नहीं होता, अब याद कर लेना बेटा ना, ठीक है ना। 4850 या 4848 सॉरी 48 है ना, 0.86 बढ़ चुकी है। सपोज ये जो ऊंचाई नापी गई है, जो बेटा इसको नापने का एक क्या होता है, एक लेवल होता है, जैसे समुद्र से नापी जाती है भाई, तो समुद्र तल से ये इतनी ऊंचाई पर है, तो बेटा एक लेवल लिया ना आपने, किसका सहारा लिया, समुद्र का, और उसकी ऊंचाई नापने के तो एक लेवल में नापी आपने, तभी तो आपने उसकी ऊंचाई बता पाई कि हिमालय की ऊंचाई इतनी ऊंची है ना। तो एक लेवल की बात है तो वहां भी हम क्या लगाएंगे, ऊपर, और वही नीचे की बात होगी तो हम बिलो लगा देंगे। अक्रॉस मैंने बताया था नदिया के उस पार, नदिया के उस पार मेरे बहुत अच्छे दोस्त का घर है, तो नदिया के उस पार या इस पार से उस पार का बात आती है ना, तो हम अक्रॉस लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं,
अक्रोस, अक्रोस में एक और चीज अच्छी बताऊंगा, मैं आगे दिखाऊंगा। थ्रू, जब हम किसी से होकर गुजर रहे हैं, ठीक है बेटा, किसी से होकर गुजर रहे हैं, तब उसका मतलब क्या होता है? थ्रू होता है बेटा, है ना। इनका मैंने बताया था सेंचुरी के पहले इन लगाना है, ईयर के पहले इन लगाना है, मंथ के पहले लगाना है, वीक के पहले और वेदर के पहले आपको इन लगाना है बेटा, है ना। ऑन भी बताया था मैंने, ऑन किसके पहले लगाना है आपको? डेट और डेज। डेज मतलब मंडे, डेट मतलब 15 अगस्त, है ना बेटा। तो इनके पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? ऑन लगाते हैं, है ना बेटा, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं? एट। तो बेटा ध्यान से पढ़ना, देखो आपको प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए, जैसे कि मैं एट पढ़ा रहा हूं, तो एट कहां कहां, किस प्रीपोजिशन मतलब किस क्या बताएगा, वो आपको याद होना चाहिए बेटा, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि आप एग्जाम में लगा नहीं पाओगे, है ना। ठीक है। प्लेस, स्थान। तो पहले तो मैंने आपको बताया गया था कि प्रीपोजिशन किसकी पहले आती है? नाउन के या प्रोनाउन के पहले आती है। इसके पहले आएगी प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन इस नाउन को वाक्य के अन्य के साथ, वाक्य के अन्य सेंटेंसों में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्या कर देती है? जोड़ देती है। क्लियर। या तो वो इस नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताती है, या डायरेक्शन बताती है, या तो समय का बोध कराती है बेटा, है ना, क्लियर। तो पहला क्या है एड का काम? एड और इन को मैं एक साथ बताऊंगा बेटा, है ना। ये बोर्ड में एक ही आप आइए, इसके आगे देखो इन होगा, इन, है ना। तो एड और इन को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे बेटा, है ना। पहले एड देख लेते हैं, ठीक है। एड क्या बोल रहा है? छोटे स्थान, शहर, नगर और गांव। छोटा शहर कोई हो, या छोटा कोई नगर हो, या छोटा गांव हो, मतलब स्मॉल प्लेस। स्मॉल प्लेस, स्मॉल प्लेस की बात कभी भी होगी, याद रखना, प्लेस, वो भी कैसा? स्मॉल। तो आपको क्या लगाना है बेटा? एड प्रीपोजिशन लगाना है, क्लियर। नेक्स्ट, जब भी आपका टाइम फिक्स होगा, जैसे आप सेंटेंस में, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, मैं सुबह कितने बजे उठता हूं? 6 बजे उठता हूं, एक्यूरेट शार्प 6 बजे उठता हूं। तो बेटा मेरा जो 6 बजे उठने का जो काम है डेली रूटीन का, वो क्या है? फिक्स हो गया है कि मैं एकदम निश्चित समय 6 बजे उठ रहा हूं, तो उसको बोलते हैं फिक्स समय, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकता हूं उसको मैं, या फिर निश्चित समय, ठीक है बेटा। जब भी निश्चित समय की बात होगी, तो निश्चित समय के पहले हमेशा हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे, क्लियर। कभी भी आपको किसी वस्तु की दर बतानी है, रेट बताना है, प्राइस या स्पीड का बोध कराना हो, तब भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं पर के सेंस पर। पर के सेंस पर एट का एक मतलब क्या होता है? पर। ऑन का मतलब भी पर होता है, एट का मतलब में भी होता है, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा क्या होता है, इसका हिंदी मतलब ना जाने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि एट का मतलब पर है, तो बेटा बाय का मतलब भी पर होता है, मगर आपने बाय का मतलब क्या पढ़ा हुआ है? द्वारा। मगर बेटा बाय का मतलब कहीं कहीं हम लोग पर के यूज पे भी करते हैं। ऑन का मतलब तो आपको मालूम है पर, क्योंकि आप बोलते हो टेबल पर पेन रखा हुआ, ऐसे बोलते हो तो आप ऑन लगाते हो। और मे का मतलब क्या होता है? इन, आपने इसे पढ़ा होगा जनरली, मगर बेटा इन्हीं का मतलब में थोड़ी होता है, विथ का मतलब भी इन होता है कहीं कहीं जब हम यूज करते हैं। तो इसका हिंदी मतलब अगर आप ना जाने तो ज्यादा अच्छा है, इसका सेंस पकड़े, क्योंकि प्रीपोजिशन में सेंस को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, माइंड में डाल लेना, अगर आप प्रीपोजिशन कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन में आपका सेंस काम आता है, ना कि आपका रटा हुआ काम आता है। कि हो सकता है कि अभी मैं प्लेस की बात करूंगा और हो सकता है एट ना भी आए, क्योंकि वहां पे उस प्लेस को मैंने एज अ प्लेस के रूप में यूज नहीं करा हो सकता है ऐसा, आगे सेंटेंस बन सकता है और बनते हैं बेटा, मगर वो लेवल आपके पास आना नहीं है। तो बात इसलिए मैं बोल रहा हूं, प्रीपोजिशन फर्स्ट क्लास प्रीपोजिशन की एक पहली प्रीपोजिशन में एट पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको, आप यहां पे सेंस पकड़ना। इसलिए मैंने यहां पे देखो सेंस लिखे हुए, किस किस सेंस पर या किस किस स्थिति पर हमको एट का प्रयोग करना है, क्लियर। तो जब भी फिक्स टाइम होगा, जब भी रेट, दर या स्पीड की बात होगी, तब हमको इसके एग्जाम्पल भी करेंगे अपन, आगे है अच्छे समझ में जाएगा। स्टेशनरी कंडीशन मतलब स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी स्टेबल हो, स्थिर अवस्था का मतलब ये है, सपोज मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने फोन लगाया, मैंने बोला राहुल तू कहां पर है, तो उसने बोला मैं घर पर हूं। उसने बोला क्या? मैं घर पर हूं। तो घर पर है इसका मतलब उसकी स्टेशनरी अवस्था है कि वो घर पर है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो घर के अंदर ही बैठा है, हो सकता है वो घर की छत पर भी हो,
हो सकता है वो घर के बाहर रोड पर भी हो। सपोज आप घर पे होते हो, आप क्या घर के अंदर होते तभी बोलते हो क्या मैं घर पर हूं? आप कहीं घर के आसपास भी रहते हो, कोई सब्जी वब्जी लेने चला गया, कोई सामान लेने चला गया, आपके दोस्त का फोन आया कहां पर है, तो आप क्या बोलते हो घर पर हूं। तो घर आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसको आप बार बार यूज करके अपनी स्थिति बता रहे हो। आ रही हो? तो वो स्टेशनरी अवस्था हो गई। मगर घर के अंदर अगर आप अपने रूम पर है तो आप इन लगाओगे बेटा, क्या लगाओगे, इन लगाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि रूम आपका पर्सनल है और रूम पे आप क्या रहते हो, एनक्लोज्ड होते हो। जैसे कि आप मुझे, आपने फोन करा कि भैया अंकित कहां पर है, मैंने बोला मैं अपने घर पे हूं और अपने रूम पर हूं। तो बेटा आप मुझे बताओ मेरे घर पर आओगे कि मेरे घर के अंदर आओगे कि मेरे घर आके मेरे पर्सनल रूम में जाओगे आप? तो आप मेरे घर पे आके जस्ट मेरे रूम पे आओगे और कहीं भी नहीं जाओगे, है ना। मगर मैंने बोला कि मैं घर पर हूं, तो मुझे बताओ सपोज मैं गार्डन में काम कर रहा हूं, आप मेरे घर आ गए और मैंने बोला कि मैं घर पर हूं, तो आप घर में सब जगह ढूंढोगे ना मुझे, कहां पर है कहां पर है। तो बेटा पर्टिकुलर आपका खुद का रूम होगा ना, तो वो आपका एनक्लोज कंडीशन को बताता है। मगर घर पर तो आप कहीं भी हो सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा, किसी बच्चे के माइंड में भी आएगा, हो सकता है मेरा घर एक ही रूम का हो, तब तो कोई बात ही खत्म हो गई ना, रूम की बात ही कैसे होगी। मेरा घर एक ही रूम का है, एक ही रूम में रहता हूं मैं। जैसे कि अब आजकल के बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उनका रूम एक ही होता है क्योंकि ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना कि मैंने बोला आपके घर में एक ही रूम है, ठीक है। तो आपने मुझे फोन लगाया मैं घर पर हूं, तो मैं डेफिनेटली आप घर आऊंगा तो आपका एक ही रूम दिखेगा मुझे। मगर भैया ये कोई जरूरी थोड़ी कि आप रूम के अंदर ही, हो सकता है रूम के बाहर गैलरी में खड़े हो बात नहीं कर रहे हो, तब भी आप क्या बोलोगे, मैं घर पर हूं, अपने फ्लैट पर हूं। आ रही मेरी बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आई आपको? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, घर हो गया, ऑफिस हो गया। ऑफिस में भी आप क्या होते हो, स्टेशनरी कंडीशन में होते हो। जैसे कि आप कोचिंग जाते हो, एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा है, कोचिंग जाते हो तो क्या कोचिंग के अंदर अपनी क्लास रूम पे ही रहते हो क्या, कि कभी चाय पीने भी चले जाते हो, कभी किसी के साथ लंच करने भी चले जाते हो ना। और घर से फोन आता तो क्या बोलते हो, पापा कोचिंग में हूं मैं, बोलते हो ना ऐसा। तो बेटा आपने अपनी एक स्टेशनरी कंडीशन बता के रखी कि किसी का भी फोन आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, कोचिंग में। तो कोचिंग आपकी स्टेशनरी कंडीशन हो गई बेटा, है ना। आप भले कोचिंग के अंदर हो चाहे बाहर हो, फिर भी आप कोचिंग ही बोल रहे हो, कोचिंग का नाम ले रहे हो। मगर हाँ, कोचिंग के अंदर आप अपनी क्लास के अंदर हो तो क्लास में आप एनक्लोज्ड होते हो बेटा, है ना। तो इसलिए क्लास के पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, स्टेशनरी वाला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको इतना ज्यादा बता दिया, इतना एलोबरेट कर दिया इसको मैंने, क्लियर। चलिए स्टेशनरी कंडीशन समझ में आई। स्टेशनरी में इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो कुछ बच्चे बोलते स्थिर अवस्था, तो ये स्थिर, सपोज में ऐसा स्थिर हो गया, क्या इसको बताते हैं क्या, मतलब इसको नहीं बताते। स्टेशनरी मतलब आपकी पोजीशन बताता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, आपकी पोजीशन बताता है, आपका स्थान बताता है, आपका प्लेस बताता है, आपका समय बताता है। कौन, प्रीपोजिशन, क्लियर। चलिए आउटडोर कंडीशन देखिए। आउटडोर का मतलब है जैसे कि मैं अभी क्लास पर हूं, मैं अभी क्लास पर हूं, तो क्लास में मैं क्या होता हूं, घिरा होता हूं चारों ओर से, अंदर होता हूं इसलिए मैं इन लगाता हूं। मगर मैं क्लास के बाहर एक कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर होता है, तो कॉरिडोर में आप घिरे होते हो क्या चारों ओर से, नहीं घिरे होते हो बेटा, क्लियर। तो कॉरिडोर के पहले हमेशा आप क्या आता है, आपका एट आता है, क्योंकि वहां आप चारों ओर से घिरे नहीं होते हो, क्लियर। तो बेटा आउटडोर कंडीशन में बहुत सारी आ सकती है, जैसे आउटडोर में स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट होता है। किसी ने बोला कि भैया कहां, तो मैंने बोला आई एम एट एयरपोर्ट, इन नहीं बोलूंगा, क्लियर। क्योंकि एयरपोर्ट में इन बोल दूंगा तो पर्टिकुलर एक एनक्लोज कंडीशन को दर्शाएगा वो। मैं एयरपोर्ट जाऊंगा सपोज, तो मैं आपको ढूंढूंगा कहां पर है, मुझे थोड़ी मालूम कि एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा है, आप उधर घिरे थोड़ी होते हो। आ रही बस। स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन कितना बड़ा होता है, आपने बोला मैं रेलवे स्टेशन में, तो भाई एक प्लेस बता रहा है वो जनरली जहां पे आप हो। आगे मेरे पास तो कहीं ना कहीं आउटडोर कंडीशन है, आप वहां कहीं घिरे नहीं हो, आगे भी समझ में, ठीक है। तो आउटडोर कंडीशन में जाता है। लक्ष्य बताने, लक्ष्य बताने के लिए कुछ वर्ब के साथ हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बेटा ये जो प्रीपोजिशन है ना एट, ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब के साथ फिक्स है, ठीक है बेटा। एक और फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब अपन ने पढ़ी थी ना, तो बेटा एक होती है फिक्स प्रीपोजिशन,
फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या होता है कि कुछ वर्ब होती है जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती है और दूसरी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। ऐसा ही कुछ इसका काम है। अगर हम ऐड की बात कर रहे हैं तो ऐड, हमारे पास कुछ वर्ब है, इनके साथ हम ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब भी हमें किसी चीज को इंडिकेट करना हो या लक्ष्य बताना हो। आ रही बात समझ में? तो हम किसका यूज करते हैं? लॉफ एट। देखो इसलिए करते हैं लॉफ एट, आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में हंसते हो ना, उसके आगे टारगेट करके हंसते हो तो लॉफ एट होता है, किक एट होता है, स्माइल एट होता है, शूट एट होता है, लुक एट होता है। लुक एट तो आपने बहुत सुनी होगी। लुक एट भी होती है और लुक के साथ बहुत भी होता है, लुक ओवर भी होता है ना, लुक आउट भी होता है, बहुत सारी प्रिपोजिशन होती है, मगर लुक एट का अर्थ अलग है। ठीक है बेटा, सबका अर्थ अलग होता है। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी वर्ब में, जैसे मैंने लुक लिया, तो लुक का मतलब साधारण मतलब क्या होता है बेटा? देखना होता है ना बेटा। मगर लुक एट अगर मैंने कर दिया तो बेटा अब जो लुक का अर्थ था वो अर्थ उसने खो दिया है ना बेटा, उसने अपना अर्थ खो दिया है। किसके कारण? इस एट के कारण। इस एट ने इस लुक का अर्थ खो दिया और अब लुक एट का पूरा अपना एक मतलब हो गया है बेटा। आगे मेरी बात समझ में? इसका मतलब यह है किसी भी फ्रेजल वर्ब में हम जब वर्ब में प्रीपोजिशन लगाते हैं तो वो वर्ब का जो मतलब होता है वो नहीं रह जाता है सर, हट जाता है उसका मतलब। आगे बात समझ में? और दोनों को मिलके इनका एक मतलब होता है। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ही ये कुछ वर्ब्स हैं, याद कर लेना, माइंड में रख लेना, कभी आती हैं तो आपको कोई और वहां पे लक्ष्य दिखाना पड़ता होगा देखने के लिए, कुछ आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कर रहे हो? इंडिकेट कर रहे हो, तो आप क्या इन वर्ब के साथ क्या लगाओगे? एट लगाओगे बेटा, है ना। देखते एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव एट सिमरोल विलेज। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी में एक और बताने वाला हूं मैं। ठीक है, देखो सिमरोल विलेज, एक सिमरोल गांव है, तो बेटा गांव तो छोटे होते तो बेटा देखो विलेज का नाम, ये विलेज है, ये गांव है और ये गांव का नाम है, गांव का नाम। तो बेटा ये गांव है और ये गांव का नाम है ना बेटा। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, तो सिमरोल विलेज एक छोटे स्थान को बता रहा है, छोटे स्थान, और छोटे स्थान को बताने के लिए हम प्लेस, छोटे स्थान को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मगर मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने यहां से ये सिमरोल हटा दिया, क्या हटा दिया? सिमरोल हटा दिया। सिमरोल हटाने का मतलब यह है अगर मैंने विलेज के पहले विलेज के नाम को हटा दिया, अब यहां पे एट नहीं आएगा बेटा, अब यहां पे क्या आएगा? इन। याद रखना, अकेला विलेज लिखा हो तो विलेज के पहले हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, मगर विलेज के पहले विलेज का नाम दिया हो तो ये दोनों मिलके छोटे वस्तु, छोटे शहर या स्थान का बोध कराते हैं, इसलिए पहले क्या लगाते हैं? हम एट लगाते हैं। ये दोनों चीज को माइंड में लिख लेना या माइंड में बिछा लेना, या फिर अभी आपके पास अगर रफ पेपर हो, रफ पेपर में लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ठीक है ना, पूछ लेता है वो। क्या होता है? विलेज की इमेज हमारे माइंड में छोटी बनी हुई है, हो सकता है बहुत बड़ा विलेज है, उसके अंदर बहुत सारे वार्ड आते हो, तो बेटा विलेज तो एक गांव पूरे चीज को दर्शा रहा है, मगर विलेज का नाम आ जाता है ना बेटा, तो हम उस नाम, सपोज एक विलेजेस के अंदर 50 गांव है, 50 छोटे छोटे वार्ड है, मगर मैं एक वार्ड की बात करूंगा तो वो वार्ड मेरे लिए छोटा है, मगर वो सपोज मैं पूरे वार्ड को मिला के विलेज बोल रहा हूं एक, तो कितना बड़ा विलेज हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? विलेज के पहले इन लगा देते हैं, मगर विलेज के पहले उसके विलेज का नाम होगा ना तो हम क्या लगाएंगे? एट। तो वो ये बेटा, अगर कोई विलेज का नाम लिखा हुआ है तब तो हम एट लगा देंगे, मगर विलेज अकेला आ गया, आई लिव इन विलेज, मैं गांव में रहता हूं, ऐसे मैंने बोला, तो बेटा आई लिव इन विलेज होता है। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट में आते हैं, देखो लिखा भी हुआ आई लिव इन विलेज, विलेज आया है, विलेज का नाम नहीं आया, तो देखो विलेज के पहले मैंने क्या लगा दिया? इन लगा दिया। ठीक है ना बेटा। आई लिव एट सपना संगीता, तो सपना संगीता मेरे को एक प्लेस, छोटे प्लेस की बात कर रहा है ना बेटा। इंदौर में एक जगह है जिसको सपना संगीता बोलते हैं, मतलब एक कॉलोनी आपकी मान लो आप। ठीक है ना, होती ना हर जगह एक शहर होता है, हर जगह वहां पर अलग अलग कॉलोनी के नाम से पुकारा जाता है, तो ये कॉलोनी एक छोटा क्या है? स्थान है, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एट लगा दिया। आई मेट माई फ्रेंड एट नून, तो बेटा ये जो नून है ना, ये नून हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, नून हो गया, नून हो गया आपका मिडनाइट हो गया, सन ब्रेक हो गया,
आपका DAWN क्या है? डॉन। अरे इसको डॉन मत पढ़ देना बेटा ना, पिक्चर चले आप डॉन पिक्चर में, इसे बोलते हैं डॉन। डॉन डॉन मतलब होता है जो आपका 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम जो होता है, मतलब भोर, जो जब सूर्य नहीं निकलता है उस टाइम को अपन डॉन बोलते हैं। ठीक है बेटा। एक होता है डस्क। डस्क भी हम समय को बोलते हैं ना, टाइम, जो कौन सा टाइम होता है, दोपहर के बाद वाला जो टाइम होता है ना, उसको डस्क बोलते हैं अपन, है ना बेटा। तो ये कुछ ऐसे समय हैं जो कि निश्चित समय का बताते हैं। काय को बताते हैं? निश्चित समय का बोध कराते हैं। काय का? निश्चित समय का बोध कराते हैं, इसीलिए इनके पहले क्या लगेगा? एड, क्योंकि लिखा हुआ है फिक्स टाइम अगर आ रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, मतलब निश्चित समय आ रहा है, तो निश्चित समय के पहले हम काय का प्रयोग करते हैं बेटा? एट। और यहां पे क्या आया हुआ है? निश्चित समय आया हुआ है बेटा, तो निश्चित समय के पहले हम क्या लगाते हैं बेटा? एट का प्रयोग करते हैं। देखो बेटा, कॉरिडोर, कॉरिडोर किसे बोलते हैं? क्लास के बाहर वाले, जो जहां पे बच्चे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसे कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये आउटडोर कंडीशन बता रहा है, बाहर की स्थिति बता रहा है, कहीं गिरा नहीं है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगा दिया हमने? एट लगा दिया है। आई एम एट होम, याद रखना बेटा, होम के पहले इन मत लगा देना कभी। क्लियर? कि होम में आप कहीं भी हो सकते हो, छत पे भी, गार्डन में भी, अपने घर के बाहर भी, है ना। आप जहां भी रहोगे, आप किसी दोस्त को बोलोगे तो क्या बोलोगे आप? कि मैं घर पर ही हूं बेटा। तो होम के पहले हमेशा वोट लगाना, क्योंकि क्या बता रहा है? स्टेशनरी कंडीशन बता रहा है, स्थिर अवस्था बता रहा है कि आप घर पर ही हो। आई वॉज लुकिंग एट द बेगर। अब देखो बेगर बेटा, अगर मैं देखूं, देखो लुक एट का मतलब देखना तो होता है, मगर पता कौन सा देखना होता है? वॉच करना किसी को, और सी करना, दोनों में अंतर होता है ना बेटा। सी मतलब भी देखना होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। मगर वॉच, जैसे कि आपकी सपोज कोई फ्रेंड है ना, आपको लग रहा है कि भैया वो अभी थोड़ा टेढ़ा चल रही है, तो आपने अपने दोस्त को लगा दिया उसके पीछे, बोला वॉच करना इसकी हरकतें यार, तो आप ये नहीं बोलोगे उसकी हरकतें सी करना, उसकी हरकतें क्या करोगे? वॉच। तो समझ में आ गया बेटा, लुकिंग एट मतलब कौन सा वाला देखना होता है? किसी को वॉच करना बेटा, निगरानी टाइप का देखना, उसको वॉच करना, डे बाय डे वॉच करना। आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर? तो इसलिए हम इस पे लुक एट के साथ हम लगाते हैं, एट लगाते हैं प्रिपोजिशन, है ना बेटा। ये टारगेट कर रहा है किसे? बेगर को। ध्यान से देख रहा है, सब टारगेट करके वॉच कर रहा है उसे, बेगर को। ठीक है। राइस सेल्स एट द 30 रुपीज 32 ग्राम। रुपीस मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे? उसकी दर बता रहा है, रेट बता रहा है। और मैंने बताया था रेट बताने के पहले आप क्या लगाओगे? एट। रेट, दर बताने के लिए आप क्या लगाते हो? एट प्रिपोजिशन लगाते हो बेटा। यहां लिखा हुआ है ही ड्राइव्स हिज कार एट द स्पीड ऑफ कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर। बेटा देखो क्या बता रहा है, ये 80 स्पीड बता रहा है, और स्पीड का बोध कराने के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? एट प्रिपोजिशन। बेटा इधर एक चीज और बताया हूं, अगर ये सेम चीज है ना बेटा, ये दर, प्राइस, स्पीड, इनके पहले आप बाय का प्रयोग भी कर सकते हो बेटा, है ना। जब मैं आपको बाय प्रिपोजिशन बताऊंगा ना बेटा, तो बाय में भी आपको बोलूंगा कि रेट बताने के लिए, क्योंकि वहां पे पर का सेंस आ रहा है, और यहां पे भी काय का सेंस आ रहा है? पर का आ रहा है, कि राइस 32 किलोग्राम पर बेची जाती है। उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर गाड़ी ड्राइव करी, तो पर का सेंस आ रहा है, और बाय का भी एक अर्थ पर होता है, बाय से भी आप ये सेंस बता सकते हो बेटा। आगे मेरी बात समझ में? चलो नेक्स्ट प्रिपोजिशन में आते हैं अपन। इन। बेटा इन भी स्थान बता रहा है, इन भी स्थान बता रहा है, मगर ये बेटा स्थान कैसा बता रहा है? बड़ा, महानगर, राज्य, जिले। अगर हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो हमको इनके पहले इन लगाना पड़ेगा बेटा। क्लियर? टाइम ड्यूरेशन बताता है बेटा, वो फिक्स टाइम बताता है, ये ड्यूरेशन बताता है। क्लियर? जैसे कि ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन का मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है ना। अंदर की स्थिति का बोध, अंदर की स्थिति मतलब एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड कंडीशन। जैसे कि मैं अभी क्लास पे हूं, आपकी क्लास ले रहा हूं, क्लास के अंदर हूं, तो मैं क्लास में तो घिरा होता हूं चारों ओर से, तो भाई अंदर की स्थिति हो रही है मेरी, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन बताते हैं बेटा, है ना। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है स्थायी कार्य। जैसे कि आपके पापा एक गवर्नमेंट जॉब में होंगे, तो वो उनका स्थायी कार्य हो गया। भाई मेरा भाई काई में, आर्मी में है, तो भी उसका परमानेंट एक्शन ही हो गया ना, स्थायी कार्य हो गया। तो स्थायी कार्य के पहले भी हम क्या लगाते हैं?
जैसे अब मैंने आपको आर्टिकल बताया था, माय ब्रदर इज इन द आर्मी, ऐसी बोला था ना मैंने, माय ब्रदर BR लिख दिया, इज इन द आर्मी। तो देखो इन लगाया है क्योंकि ये आर्मी मेरे भाई का क्या है, स्थायी कार्य है, आर्मी में है, वो परमानेंट पेंशन मिलेगी उसे। आ गई मेरी बात समझ में। और आर्मी के पहले हम दा लगाते हैं, क्यों? जब भी हमारा परमानेंट एक्शन होता है तो हम उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। क्यों लगा रहे हैं दोनों चीजें? क्योंकि बेटा ये नाउन है, नाउन के पहले आप प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हो और आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि दोनों ही क्या बताते हैं, प्रीपोजिशन भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, मगर आर्टिकल ओनली नाउन के पहले आते हैं, तो आ सकते हैं बिल्कुल। और ये दोनों एक बन गए और इसके पहले प्रीपोजिशन लगा दी। अब ये जो नाउन है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगी बेटा, है ना। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, हर एक प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है जो कि क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। बेटा ये महिला नहीं है बेटा ना, महीना है। महीना का मतलब होता है मंथ। गलती से क्या हो गया, ना को ला कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो गया बेटा, है ना। तो ये महीना है, महीना का मतलब होता है मंथ, साल, ऋतुएं, सप्ताह के पहले भी हम, जैसे मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताया था, ये महीना, साल, सप्ताह और वेदर, इनके पहले आपको क्या लगाना है, इन, तो वही लिखा हुआ है मैंने, समझ में आ गया बेटा। इसलिए मैंने बोला था ये भी आपको बहुत ज्यादा काम, मतलब बहुत ज्यादा मदद करेंगे लगाने में, अगर इसको भी आपने देख लिया तो वही लिखा हुआ है। जैसे कि यार कोई ड्रेस का बहुत करा, जैसे कि मैंने मैं ब्लू शर्ट में अच्छा लग रहा हूं, ऐसे बोलते ना ब्लू शर्ट में अच्छा लग रहा हूं, तो देखो मैंने अब उस रंग का बोध कराया, उस ड्रेस को मैंने क्या करा है, उसके रंग में, मतलब आप अच्छे लग रहे हो। तो ड्रेस का जब भी बोध करा रहा हूं किसी के ऊपर ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, उस रंग की ड्रेस, याद रखना वो रंग होना जरूरी है ना। कोई भी ड्रेस का रंग होना जरूरी, तभी आप इन लगा पाओगे, क्लियर। तो वही ड्रेस का बोध कराने के लिए भी आप क्या लगा सकते हो, इनका प्रयोग कर सकते हो। स्टेट बताने के मतलब इन दिस एज, अपन बोलते ना इन दिस एज आई वॉज अ मिलेनियर, मैं करोड़पति था इस एज में, तुम्हारी एज में, अपन बोलते ना। तो इस अवस्था में भी हम क्या लगा सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं बेटा, है ना। आपको जनरल ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाला, इधर में से क्वेश्चन, और ये वाले ऊपर के, ये दो एक्स्ट्रा मैंने इसलिए दे दी कि और भी अर्थ निकलते हैं। ये तो मैं आपको कम ही दे रहा हूं, हो सकता है और अर्थ निकलते हो, मगर देखो क्या होता है, जितने मैं अर्थ बताते आऊंगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता जाएगा। इसलिए मैं अर्थ भी वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं बेटा, है ना। तो ये चार जो है ये ज्यादातर पूछे आते हैं, इसलिए वो बता दिए। आगे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई लिव इन इंदौर, इंदौर बेटा बड़ा शहर है, ठीक है। बहुत जल्दी इंदौर मेट्रो सिटी भी होने वाला है ना बेटा। और मध्य प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, औद्योगिक राजधानी बोलते हैं, मिनी मुंबई बोलते हैं। तो बेटा बड़ा शहर है, तो ठीक है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया, इन लगा दिया। मगर देखो बेटा यहीं पे इंदौर आ गया और इंडिया भी आ गया, और मैं लीव की बात कर रहा हूं बेटा। अब दोनों ही बड़े हैं, अब इधर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इधर क्या लगाए, इधर क्या लगाए। तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंडिया और इंदौर में बड़ा कौन है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे इंडिया, तो इंडिया बड़ा हो गया तो इन लगा दिया। इंडिया के रिस्पेक्ट पे इंदौर क्या है, छोटा, तो मैंने यहां पे क्या लगा दिया, एट लगा दिया, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं अकेला देखो इंदौर की बात कर रहा था, इंदौर तो बड़ा शहर है तो मैं इन लगाऊंगा, मगर मैंने बोला मैं इंडिया पर रहता हूं, सॉरी इंडिया में इंदौर शहर है वहां रहता हूं, तो बेटा इंडिया में एक शहर है इंदौर, उधर में रहता हूं, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। इंडिया मतलब आपके इतने सारे राज्य आ गए, उसके अंदर राज्य के अंदर, उसके अंदर कितने सारे जिले आ गए, जिले के अंदर कितने सारे तहसील आ गई, वो गांव आ गए, वार्ड आ गए, तो इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया के सेंस में तो ये छोटा ही है ना मेरे लिए, इसलिए मैंने इसके पहले क्या लगा दिया, एट। तो बेटा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है ना। कोई बड़ी चीज उसने बोल दी, बड़ा शहर दे दिया, बड़े शहर के साथ उसने क्या दे दिया, इंडिया भी दे दिया, सॉरी बड़े शहर क्या छोटा भी दे दिया। तो आपको कंपेयर करना है, ये बड़ा है और इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा है। अगर मैं यहां से ए हटा दूं तो वहां एट की जगह फिर से क्या जाएगा, इन आ जाएगा, क्योंकि अब इंदौर बड़ा शहर है मेरे लिए और किसी के रिस्पेक्ट पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लियर। द गर्ल्स वर वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है बेटा, टाइम ड्यूरेशन है। टाइम ड्यूरेशन कैसा है देख लो आप। मैंने बोला मैं सुबह सुबह शहर में जाता हूं, मैं सुबह, अब मेरे प्यारे बच्चों सुबह तो क्या प्रति मैं आपको आता हूं, जब मैं क्या होता है कि मैं हर बार गुड मॉर्निंग ही बोलता हूं आपको,
तो बेटा सुबह 4 बजे से लेकर रात दिन के 12 बजे तक तो गुड मॉर्निंग ही होती है। आप किसी को भी विश करोगे, अगर 12 के पहले तक आपको विश करना है तो आपको हमेशा क्या बोलना पड़ेगा, गुड मॉर्निंग। और 12 के बाद से आप क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून। और रात में क्या बोलोगे, गुड नाइट, ऐसी बोलते हो। तो बेटा 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, देखो इसके बीच में कितना समय है, तो यही जो ड्यूरेशन है बेटा, इसी ड्यूरेशन को बता रहा है। मुझे ये नहीं मालूम कि मॉर्निंग में कब जाता हूं, 4 बजे जाता हूं, 5 बजे जाता हूं, कि 8 बजे जाता हूं, कि 9 बजे जाता हूं। कुछ लोग 9 बजे भी टहलने जाते हैं, आ रही बात समझ में। कुछ लोग 10 बजे भी टहलने जाते हैं, और कुछ लोग सुबह 4 बजे टहलने चले जाते हैं। तो बेटा यहां पे मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा हूं, है ना बेटा। इसलिए इनने यहां पे मॉर्निंग का बता दी कि हाँ सुबह मैं जाता हूं। सुबह आप कभी भी जा रहा हो तो बेटा एक ड्यूरेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, ड्यूरेशन। जब भी टाइम ड्यूरेशन की बात आ रही होगी तब हम क्या लगाएंगे बेटा, इन लगाएंगे। अब देख लो, इन 1987 मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये तो मालूम चल गया कि मैं 1987 में पैदा हुआ हूं, मगर 1987 में कब हुआ मुझे मालूम है क्या। 1987 तो 12 महीने में भी कितने आपके दिन हैं, सप्ताह हैं, है कि नहीं, कितने सारे अंतराल है बीच में। इसलिए हम ईयर के पहले क्या लगाते हैं बेटा, इन। आ गई मेरी बात समझ में। ईयर एक निश्चित चीज तो बता रहा है, मगर इसके ईयर के अंदर कब वो नहीं मालूम ना मुझे, तो ये कहीं ना कहीं ड्यूरेशन ही हो गया ना मेरे लिए। तो बेटा ऐसा हम जब भी ड्यूरेशन आता है तो इन लगाते हैं। और मुद्दा मॉर्निंग क्या बता रहा है, ड्यूरेशन बता रहा है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट बोलते हो आप, तो बेटा ये क्या बताते हैं, पार्ट ऑफ टाइम ड्यूरेशन, या पार्ट ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आगे बात समझ में, निश्चित समय नहीं बताते हैं। जैसे मेरा रात के 8 बजे, तो मैं कैसे बोलूंगा, 8 PM, ऐसी बोलूंगा ना। सुबह के 8 बजे 8 AM, ये तो फिक्स समय हो गया। और इसके पहले हमेशा क्या लगाओगे आप, एट। अगर ये सेंटेंस आ गया सेंटेंस में कि सुबह 8 बजे आता हूं या रात पे 8 बजे आता हूं, तो बेटा रात में मेरी रात फिक्स है। रात में कब, 8 बजे, तो मैंने क्या लगा दिया, 8 लगा दिया। मगर मैं बोलूंगा रात में जाता हूं घूमने में, तो बेटा रात में तो बहुत बड़ी होती, शाम को 5 या 6, अभी ठंड में 6 बजे के बाद से रात के 3 या 4 बजे तक तो रात ही। अब कब घूमने जाते हो हमें मालूम ही नहीं है बेटा, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। मगर हमने रात को फिक्स कर दिया, रात के 12 बजे, और 12 बजे को ही बोलते हैं मिडनाइट बेटा, है ना। तो वो मिडनाइट क्या होता है, फिक्स होता है, इसलिए उसके पहले हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं। आगे मेरी बात समझ में। इन द आर्मी परमानेंट एक्शन है। इन द पॉलिटिक्स, मेरे मोदी जी, मिस्टर मोदी इज इन द पॉलिटिक्स, तो मोदी जी का क्या हो गया, स्थायी कार्य वही तो है, उसी के कारण तो आज प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। स्थायी नहीं होता उसको छोड़ दे तो प्रधानमंत्री होते क्या, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हो गए वो, ठीक है ना। हो सकता है ज्यादा बूढ़े जाएंगे तो उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा एक टाइम बाद, और कोई नया चेहरा बीजेपी का प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्लियर। तो उनका परमानेंट एक्शन है, इसलिए क्या लगाया हमने, इन लगा दिया। आई वॉज बोर्न इन 1988 साल के पहले हम क्या लगाते हैं, बताया था, इन लगाते हैं। समर क्या बता रहा है, मौसम बता रहा है, वेदर बता रहा है, और मौसम के पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं बेटा। दे विल कम इन दिस मंथ, इस महीने में वो आ जाएंगे। तो बेटा महीना आ गया, महीना, मंथ, तो मंथ के पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अगर कोई महीने का नाम भी आगे से मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, तब भी आपको इन ही लगाना है बेटा, है ना। द मैन इज इन रेड शर्ट। अब देखो, अगर मैंने क्या बोला था, अगर आपको किसी ड्रेस को बताना पड़ेगा, उसका रंग जरूर बताना पड़ेगा। अगर मैं बोलता द मैन इज इन शर्ट, तो बेटा कैसे बता सकते हो आप, मैन इन शर्ट। अब मैन तो बहुत ज्यादा है और सबने शर्ट में नहीं, कैसे मालूम चलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे रंग का बताना जरूरी, तभी आपका इन लगेगा। यहाँ पे रेड शर्ट, तो देखो रेड शर्ट इस आदमी की ड्रेस को इंडिकेट कर रही है, इसलिए उसके पहले मैंने क्या लगा दिया, इन, है ना। द मैन इज इन द रेड शर्ट इज माई फ्रेंड, जो रेड शर्ट पे है वो मेरा क्या है, फ्रेंड है। आ गई मेरे पास समझ में। अगर रंग नहीं होगा तो इन नहीं आएगा, याद रखना बेटा, ठीक है। तो बेटा ये अपन ने पढ़ा है ना कि इन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन देख लेते हैं, इजी है। जो मैंने इसको इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं, इस पे टाइम लगेगा बेटा, इसको मेरे को बताने के लिए थोड़ा समय चाहिए बेटा, है ना। जो कि आज कम है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी तो आप भी बोर होने लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बोर ना हो, आप इंटरेस्ट होके ही मेरी क्लास जो है। तो इसको मैं आपको कल डिस्कस करूंगा बेटा बहुत अच्छे से। क्यों करना होगा कल इसको डिस्कस, IMP कर लोगे।
आईएमपी क्यों बोला मैंने, आईएमपी मतलब आएगी, ठीक है ना, आ चुकी है एग्जाम में, आपके व्यापम में बहुत फेवरेट पोर्शन है अमंग बिटवीन, ठीक है बेटा, इसलिए तो मैं आज आपको ऑन बताता हूँ, ठीक है ना। तो आपका इन, एट और ऑन प्रिपोजिशन, ये तीन जो मेजर प्रिपोजिशन है जो सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है एग्जाम में, वो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ऑन का मैंने आपको बताया था, फिर बताया था मैं, ये था कभी भी कोई वस्तु किसी सरफेस को टच करके ऊपर ऐसे रखी हो तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, है ना। तो वही है, ऊपर के सेंस में और स्थान स्पर्श के भाव का बोध कराती है। स्थान को स्पर्श होना जरूरी है, अगर वो ऐसे होगी तो ऑन नहीं होगी। दिनांक, डेट की, डेट बताया था मैंने, सबसे पहले बताया था आपको, ये डेट और डेज के पहले आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है ना बेटा। चलो, ऑन पजेसिव एडजेक्टिव और साइकिल, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है ये साइकिल, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, पता है क्या है, एक यातायात का साधन है ना। क्या है, यातायात का साधन बेटा, है ना। तो जनरली हम यातायात के साधन के पहले जनरली हम बाय प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। काय का करते हैं, बाय। मगर मेरे प्यारे बच्चों, इधर मैंने लगाया हुआ है ऑन, पता है क्यों लगाया हुआ है, इसके कारण। अगर जैसे मैंने बाय ट्रेन, बाय स्कूटर में चलेगा कहां, मुंबई, बाय स्कूटर, बाय कार, कोई होते ना साइकिल से भी पूरे देश की परिक्रमा कर लेते, कुछ होते हैं भैया पागल टाइप के जो पूरे साइकिल से एग्रेसिव करेज टाइप के होते हैं, जो पूरे साइकिल से करते हैं, बायसाइकिल, है ना। तो बेटा इनके पहले जनरली हम बाय का प्रयोग करते हैं, आपने देखा भी बाय होगा और यूज भी बाय करा होगा, इसीलिए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को इधर लाया हूं। याद रखना, इनके पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव आपको पढ़ाया था प्रोनाउन में मैंने, हिज, हर, माय, देयर, ये होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, हिज, हर, माय, देयर, इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएंगे तो आपको क्या लगाना है, ऑन प्रिपोजिशन, और पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएंगे तो बाय लगा देना, बाय लगा देना। आ गई मेरी बात समझ में। और पजेसिव एडजेक्टिव आ गए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन लगाना पड़ेगा बेटा। ऐसी ऑन, एन आर्टिकल आ रहा है तो आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन और शिप की बात करते हो, इनके पहले भी हम क्या लगाते हैं, ये भी क्या यातायात का साधन ही है ना, इनके पहले भी बाय लगता है। मगर उनके पहले अगर आर्टिकल आ गया तो हम क्या लगा सकते हैं, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाय के बाद कभी भी कोई यातायात का साधन बताना हो, ना तो पजेसिव एडजेक्टिव आता है ना तो कोई आर्टिकल आता है। बाय ट्रेन बोलते हो, बाय आ ट्रेन थोड़ी बोलते हो। अब बेटा यहां इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। ऑन आ ट्रेन या ऑन आ बस, इसका मतलब है कि मैं बस पे चल रहा हूं, बस पर हूं। सपोज मैं अभी घर जाना है मुझे, और मैं बस से बैठ गया, मैं बस से आया हूं, बस पे बैठ गया। अब मेरे घर से फोन आया, बेटा कहां पर हूं, मैंने बोला बस पर हूं, अभी मैं एक बस पर हूं, घर आके बात करूंगा तो कैसे बोलूंगा, ऑन अ बस या ऑन अ ट्रेन। क्लियर। तो ये क्या बताता है, आपकी वर्तमान स्थिति, कि वर्तमान स्थिति आप किस पर बैठे हो, एरोप्लेन में बैठे हो, शिप पर बैठे हो, ट्रेन पर बैठे हो कि बस पर बैठे हो। जैसे अपन ट्रेन से कहीं जाते हैं, आपके कलीग या किसी भी फ्रेंड का फोन आ गया, बेटा कहां पर है दोस्त, बोलूंगा ट्रेन पर हूं यार अभी, तो ट्रेन चल रही है उस पर हो आप, तो उसके लिए बताने के लिए आपके बताते हो ऑन का यूज कर सकते हो, मगर याद रखना आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है ना। और जब आप अंदर ट्रेन के अंदर घुसते हो तो आप इन होते हो, कम इन, ट्रेन के अंदर घुसते हो। जब ट्रेन में बैठ गए ऐसे, आप ऐसे आराम से बैठ गए, और किसी का फोन आया कहां पर, तो बोलो ट्रेन पर हूं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स के पहले हमेशा ऑन है, फिक्स है ये जो कुछ वर्ड्स लिखे ना, इनके पहले हमेशा ऑन ही लगाना है आपको। जैसे कि ऑन डिमांड, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन अ टूर, टूर मतलब वही हॉलीडे, टूर, हॉलीडे, ऑन द रेडियो, फिक्स है तो ऑन द रेडियो, रेडियो के पहले हमेशा द आता है और आर्टिकल, कभी भी बिना आर्टिकल के नहीं आएगा द रेडियो, ऑन द रेडियो, ऑन द टेलीफोन, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन अ ट्रिप। स्ट्राइक अभी हो रही किसानों की, तो वो ऑन स्ट्राइक पर है, अभी स्ट्राइक पर है बोलते ना अपन, तो पर का ही सेंस आता है यहाँ पे। ऑन का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है, पर, है ना बेटा। ऑन द टेलीफोन, फायर, ऑन स्ट्राइक, ऑन अ ट्रिप, ऑन अ डाइट, ऑन अ डाइट, ऑन अ डाइट, फिर ऑन लीव मतलब वही अवकाश पर हूं, ठीक है ना। ऑन द वॉल, दीवार पर क्या लगा हुआ है ना, ऐसे बोलते ना अपन, ऑन द वॉल, ठीक है, कौन सी पेंटिंग लगी है उस दीवार पर, तो
तो ऑन द वॉल यूज करते हैं अपन, ठीक है बेटा। तो इन कुछ वर्ड्स के पहले हमेशा कभी आ जाए तो आप क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे। किसी विषय या संबंध के भाव का भी बोध कराना हो, ये अभी जब आपको एग्जाम्पल दूंगा तब अच्छे समझ में आएगा बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी जब जैसे कि मैंने बोला ये जो ग्रामर की ये जो बुक है ना इंग्लिश की, ये ग्रामर पर है, ग्रामर से संबंधित है, ऐसे बोलते ना अपन। मैंने बोला ये बुक काय से संबंधित है, तो मैं बताऊंगा ये इस विषय से संबंधित है। तो समझ में आया बेटा, किसी बुक को रेफरेंस देना हो कि ये इससे संबंधित है, उसके लिए हम लगाते हैं ऑन लगाते हैं। आगे मेरे पास ये इस पर डिपेंड है भाई, ये जो बुक है ना ये इसके बारे में बता रही है, ये इसके बारे में चर्चा कर रही है, पर नहीं बोलते तो बेटा वहां बाय क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया। आगे एग्जांपल देख लेते हैं। देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, तो देखो यहाँ पे टेबल के ऊपर क्या रखे हुए हैं, कुछ पेन रखे हुए हैं। तो ये सपोज ये टेबल है, यहाँ पे कुछ पेन रखे हुए और ये पेन इसको टच कर रहे हैं इसलिए ऑन लगा हुआ है, ठीक है ना बेटा। पहला वाला कंडीशन आई, ये वाली कंडीशन आई। माई फ्रेंड्स विल कम ऑन मंडे, डेज के पहले ऑन लगाते हैं, डेट के पहले भी ऑन लगाते हैं। ही वॉज अ बस, बस के पहले आर्टिकल तो क्या लगेगा, ऑन। मगर इससे बोलता हूं आई एम गोइंग टू इंदौर, अब यहां क्या आ गया बेटा, बाय। मैं इंदौर जा रहा हूं बस के माध्यम से या बस के द्वारा या बस के माध्यम से, ऐसा होता है इसका मतलब। तो बाय बस, बाय ट्रेन अपन बोलते हैं ना। देखो यहां आर्टिकल नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, बाय, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी देके रखा हुआ है, ठीक है ना बेटा। ही वॉज ऑन अ बस, वो बस पर था, मतलब वहां बस पर बैठा हुआ था वो अंदर, मगर यहां पे वो बस से के माध्यम से कहां जा रहा है, इंदौर जा रहा है बेटा, है ना। तो बस के पहले आर्टिकल नहीं है तो आप क्या लगा देना, बाय। मतलब देखो बाय अगर आ रहा है और यहां यातायात के साधन है, यातायात के साधन, यातायात के साधन में कुछ भी हो सकता है। शिप से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, जल से जा सकते हो, रोड, बाय रोड भी बोलते हो ना। बाय रोड में शिरडी के साईं बाबा गया, बाय रोड का मतलब ऐसा नहीं दौड़ के गया। बाय रोड मतलब हो सकता है कार से गया हो सकता है बाइक से गया हो, ये बाय रोड, ठीक है ना। बाय ट्रेन, आ गई बात समझ में। तो यातायात के साधन के बाद हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं, कब, जब इन दोनों के बीच में कोई भी दीवार नहीं होती है। कोई भी दीवार का मतलब यह है कि पजेसिव एडजेक्टिव ना हो और आर्टिकल ना हो। अगर यहां पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तब यहां पे बाय के स्थान पे क्या जाएगा, ऑन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने आपको बता दिया दोनों, ठीक है ना। यातायात के साधन के पहले हमेशा आप बाय का प्रयोग करते हैं, किसी के माध्यम से आप कहीं जा रहे हो तो बाय ट्रेन, बाय बस ऐसे बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आता है। अगर इन दोनों के बीच में कोई आ गया, जैसे कि पजेसिव एडजेक्टिव आ गया या फिर आर्टिकल्स आ गए, तो आपको क्या लगाना है, ऑन। बस इतना माइंड में रखना है आपको, बाय बस। अब देखो ही गोज टू स्कूल, साइकिल से गया है, खुद की साइकिल से गया है, तो क्या पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, और पजेसिव एडजेक्टिव आ गया इसके पहले तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। देख लो ही गोज टू स्कूल, हिज ऑन हिज, अपनी खुद की साइकिल से वो गया है या अपनी खुद की साइकिल पर गया है, ऐसे बोलते ना अपन, से नहीं पर गया है, उसके ऊपर बैठ के जाएगा ना तो पर का यूज होता है वो। नाउ द फार्मर्स आर स्ट्राइक, ऐसा वर्ड है, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हमेशा ऑन आता है। तो देख लो बेटा क्या लगाना है हमको, ऑन, ऑन स्ट्राइक। द फार्मर, नाउ द फार्मर्स आर ऑन स्ट्राइक एट सिंधु बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर में स्ट्राइक कर रहे हैं फार्मर। क्यों कर रहे हैं, जो 3 बिल, कृषि बिल बीजेपी के द्वारा लाए गए थे, उन बिलों का विरोध करा जा रहा है हरियाणा और पंजाब वाले जोन में, बहुत ही जोरों जोरों से करा जा रहा है। और भैया वो हट ही नहीं रहे, सरकार की बोल रही कि तीनों जो बिल है इसको वापस ले लो, ये काले कानून है इसको वापस ले लो। तो उसके कारण यहाँ हो रहे, तो इसलिए मैंने सेंटेंस खुद बना दिया जिससे कि आपके माइंड में जो करंट इशू चल रहा है वो भी आ जाए और आपको वर्ड से समझ में भी आ जाए कि यहाँ इन वर्ड्स के पहले हमें क्या लगाना है, इसका प्रयोग करना है। जैसे कि लगा दिस बुक इज फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश ग्रामर, तो देखो यहाँ पे ये जो बुक है वो किस पे डिपेंड, किसके ऊपर, किससे संबंधित है, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। तो संबंधित कब होता रहा, तो क्या लगाया, ऑन। दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर पर है। अपन बोलते ना ये बुक किससे संबंधित है यार, किस विषय की है, तो बोलूंगा भैया ये मैथमेटिक्स विषय के में से संबंधित है, ये फिजिक्स विषय से संबंधित है, ये
ज्योग्राफी विषय संबंधित है, आ रही है समझ में, ये ज्योग्राफी में पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित है, ऐसे नहीं बोलते अपन, तो वहां पे भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट, किसी विषय या संबंध के भाव की अवोक्त हो तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। वी रीच द एग्जामिनेशन, बेटा ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेवल वाली चीज दे दी मैंने यहाँ पे, है ना बेटा, जानबूझ के इसलिए दे दी है, आपका माइंड थोड़ा सा खुलना चाहिए। सरल सरल भी इतना पढ़ के मजा नहीं आता, थोड़ा सा बढ़ा दो यार, थोड़ा सा बढ़ा दो, देखो थोड़ा सा बढ़ा दो, ज्यादा मत बढ़ाओ, ज्यादा मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा दे दिया तो जितना आने वाला है वो भी चला जाएगा। तो अपन सोच रहे हैं जितना मिल रहा है उतना ले लो प्यार से और बन जाओ अधिकारी, ज्यादा लेंगे पता चल रहा है वो भी ना बने, बहुत मैसअप हो जाता है बेटा माइंड में। इतनी सारी चीजें को माइंड में रखना, इतने कॉन्सेप्ट को याद रखना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है वो। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सिंपल और स्वीट चीज आपको दे दूं और आपके एग्जाम में वो चीज आ जाए और बस हो गए अपन अधिकारी, ठीक है बेटा। और हमको चाहिए क्या, जल्दी बताओ बेटा क्या आएगा। वी रीच, अब आपने हमेशा यही पढ़ा होगा ऑन टाइम, यू शुड वेक अप ऑन टाइम, हमेशा समय पर उठना चाहिए, यू शुड डू द थिंग्स ऑन टाइम, हमेशा तुम्हारी जो भी काम है वो समय पर होने चाहिए, अपन ये हमेशा बोलते हैं ऑन टाइम। आपने हमेशा टाइम के पहले ऑन ही लगाया है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे अब सुन लो, ऑन टाइम भी होता है और इन टाइम भी होता है, दोनों। ये होता है समय पर, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, इन टाइम का मतलब होता है समय में। अब मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, कभी भी कहीं समय पर पहुंचना है आपको, कहीं स्थान पर पहुंचना है तो आप टाइम के पहले इन लगा देना, और कहीं स्थान पर नहीं पहुंचना है आपको, जनरल हम बताते हैं जैसे कि आपका भी एसआईडीओ का एग्जाम जो होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसकी डेट जो भी होगी उस डेट पर आप जाओगे नहीं जाओगे तो डेट के पहले आप क्या लगाओगे, ऑन, क्योंकि डेट के पहले तो हम ऑन लगाते हैं, बताया था मैंने। अब बेटा ऑन तो चला गया, अब आप जाओगे सेंटर में, अब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे तो एग्जामिनेशन सेंटर में भी टाइम पे जाओगे कि टाइम पर जाओगे, टाइम में जाओगे, क्योंकि सेंटर के अंदर की बात कर रहे हो आप, अंदर जाने की बात कर रहे हो, है ना बेटा, एक प्लेस में जाए तो इन लगा दोगे। मगर आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा आपके अनुसार होगा कि उनके अनुसार होगा। सपोज आपका एग्जाम सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, अब आप कुछ भी हो जाओ, आप भले 1 घंटा पहले चले आओ, 1 घंटा बाद में चले आओ, आपका एग्जाम कब शुरू होगा, 9 बजे। तो ये टाइम क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, 9 बजे ही होगा। तो हमेशा आपको एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम में पहुंचना चाहिए, और आपका जो एग्जाम होता है हमेशा टाइम होता है, टाइम पर स्टार्ट होता है बेटा। देख लो, रीच पहुंचने की बात हो रही है, एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहां पे क्या होगा, इन प्लेस पे अंदर जाने की बात हो रही है, टाइम में पहुंचना चाहिए आपको। आप 1 घंटे पहले पहुंचते हो ना, एग्जाम देने जब जाओगे तो 1 घंटे पहले पहुंचते हो, कहां पे, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। मगर आपका एग्जाम टाइम में स्टार्ट होता है, हमेशा टाइम पर स्टार्ट होता है, फिक्स टाइम होता है ना वो। ये जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो वो फिक्स टाइम होता है, आ रही बात समझ में। मगर आप एग्जाम में तो कभी भी पहुंच सकते हो, आप बस समय में पहुंचना है आपको। मैं बोलूंगा आप समय में आपको एग्जाम में पहुंचना, तो आप तो बहुत ज्यादा पंचुअल, आप 2 घंटे पहले ही पहुंच गए, और मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच गया। तो बेटा यहां पे पहुंचना है तो मैं 1 घंटे पहले ही पहुंच सकता हूं, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले। मगर जो आपका ये एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो कभी 1 घंटे 2 घंटे डिले हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने टाइम पर स्टार्ट होगा, मतलब टाइम यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो चुका है, मतलब इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग गलतियां कर देते हैं, यहाँ भी ऑन लगाते हैं कि उनके माइंड में ऑन टाइम ऑन टाइम ऑन टाइम बोल बोल के ऑन टाइम ही बस चुका है। तो बेटा इन टाइम भी होता है, ऑन टाइम भी होता है। जब भी आप वही टाइम में पहुंचना है कई स्थान में तो वहां पे आप इन लगा सकते हो। मगर कोई भी जो टाइम है जो उसके निर्धारित समय में स्टार्ट होता है तो वहां तो आपको ऑन ही लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना बेटा। जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन अराइव तो होती है, अराइव एट प्लेटफॉर्म, मगर वो हमेशा प्लेटफॉर्म पर टाइम पर आती है। वैसे आती नहीं, भारत में तो ज्यादातर ट्रेनें कभी टाइम पर नहीं आई, मगर हम टाइम देख के एकदम एग्जैक्ट पहुंचते रहे, वही टाइम पे आ गई तो निकल जाएगी, छूट जाएगी तो वापस नहीं मिलेगी। आ गई बस में, एक बार छूट जाती तो वापस नहीं आती है, ठीक है बेटा, तो याद रखना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऑन टाइम, द ट्रेन विल गो ऑन टाइम, समय पर चलेगी। आ गई मेरी बात समझ में। तो बेटा ये आपके मैंने 3 प्रिपोजिशन बताई है, ये 3 को मैंने टाइम इसलिए लिया है बेटा, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बता दी, इन,
ऑन और एट, एट ऑन और इन, ये 3 प्रीपोजिशन मैंने आपको आज डिस्कस करी है। कल 3 से ज्यादा डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि देखो धीरे धीरे पता है प्रीपोजिशन में जो उसके जो सेंस है वो कम होते आएंगे। शुरुआत की मैंने इसलिए बड़ी बड़ी लिखी हुई है कि शुरुआत में अपन को बड़ी बड़ी प्रीपोजिशन इसलिए बताई है कि वो अच्छी है और आती भी है, ठीक है बेटा। धीरे धीरे उनका लेवल कम होता आएगा, मगर कल हम कौन सी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसको मैंने आज छोड़ा है क्योंकि इस पे मुझे टाइम लगेगा बेटा समझाने में, है ना। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आएगी, देख लेना आप, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा आज यही समाप्त करते हैं क्लास को, ठीक है बेटा। धन्यवाद, जय हिंद। और बेटा पढ़ते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं 2 लेक्चर और लूंगा और उसके बाद अपन फ्रेजल वर्ब भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री महाकाल।